नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय, क्या राहुल गांधी और सतपाल मलिक की बातचीत टर्निंग पॉइंट है 2024 इलेक्शन का? दूसरा, पैसा लेकर प्रश्न पूछने के दोषी सबसे ज्यादा बीजेपी सांसद। तीसरा, कनाडा से टकराकर इंडिया ने क्या हासिल किया? इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होगी और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, क्या राहुल गांधी और सतपाल मलिक की बातचीत टर्निंग पॉइंट है 2024 इलेक्शन का? अभी एक वीडियो वायरल हुआ, उसको कुछ राहुल गांधी के हैंडल से ही 13-14 लाख लोग देख चुके हैं, उसके अलावा वो सारे लोग चला रहे हैं और उसको खूब देखा जा रहा है। सतपाल मलिक साहब को राहुल गांधी बैठ के कुछ एक चर्चा कर रहे हैं और चर्चा कोई नया विषय नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ उसमें बातें नई भी पता लगी हैं और उसमें राहुल गांधी एज़ अ सीनियर पॉलिटिशियन, एज़ अ सीनियर राजनीतिक, मतलब कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिछले 50 साल से ज़्यादा से राजनीति को देखा है, उनसे कुछ-कुछ प्रश्न करते जा रहे हैं और कुछ-कुछ बातें उनके साथ जोड़ते जा रहे हैं और सतपाल मलिक बड़े साफगोई से अपनी बातें कह रहे हैं। और फिर राहुल गांधी भी अपनी बात उसमें कह रहे हैं कि क्यों ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें, एक तो बहुत ही स्पष्ट हुई। सबसे पहली बात तो ये हुआ कि जो आजकल की जो पॉलिटिक्स हो गई है, उसको सतपाल मलिक ने बहुत खूबी से बताया। उन्होंने कहा, भई पहले लोग कर्तव्य के लिए पॉलिटिक्स करते थे, फिर लोग प्रोफेशनल हो गए और अब पॉलिटिक्स बिज़नेस हो गई। ये हम और आप भी रोज़ का देख रहे हैं। उन्होंने एक और चीज़ जो कही, जो अहम है और जिसको मतलब जो अंडरलाइन करना चाहिए, कि जम्मू-कश्मीर में फ़ौज के बल पर आप रूल नहीं कर सकते हैं। उनका कहना ये था, सतपाल मलिक का, पूरे इंटरव्यू में, कि जम्मू-कश्मीर को जल्दी से जल्दी आपको उनकी स्टेटहुड वापस रिस्टोर करनी चाहिए, क्योंकि सतपाल मलिक के हिसाब से जम्मू-कश्मीर के लोग 370 से जो दिक्कत हुई या जो आहत हैं, वो ज़्यादा आहत अपनी स्टेटहुड जाने से है। तो स्टेट का कद आपने छोटा करके यूनियन टेरिटरी कर दिया, उससे ज़्यादा आहत है। तो आप तुरंत स्टेटहुड वापस करिए और तुरंत इलेक्शन कराइए। अ, पुलवामा के बारे में उन्होंने फिर से जो बातें पहले भी सतपाल मलिक साहब कहे हुए हैं, उसको फिर उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि कैसे वो 4-5 बार कोशिश करते रहे प्रधानमंत्री से संपर्क करने के लिए, संपर्क नहीं हो पाया। फिर जब संपर्क हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं-नहीं, अभी किसी से बोलना मत। फिर उन्होंने ये भी बताया, तब तक मैं 2 चैनल को ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुका था। फिर उन्होंने बताया कि कैसे डोभाल साहब, जो उनके क्लास फेलो थे मेरठ में, उनका फ़ोन आया कि अभी इस पे कुछ मत बोलिएगा। और वो कैसे उसको, इस पूरे घटनाक्रम में 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो कैसे इसको इवेंट बनाया गया। उसपे राहुल गांधी के बारे में जो एक बात मुझे भी नहीं पता थी, राहुल गांधी ने बताया कि जब ये बात पता लगी, तो और जब पता लगा कि शहीदों का पार्थिव शरीर आ रहा है, तो वो भी एयरपोर्ट गए। तो कहने लगे, वहाँ उनको एक कमरे में बंद कर लिया गया और उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। पता ये लगा कि हाँ, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो नहीं चाहते हैं कि और कोई फ़ोटो फ्रेम में रहे। हम लोगों को भी कोई फ़ोटो ना राहुल गांधी की तरफ से रिलीज़ हुई, ना वो हुई। राहुल गांधी कहे कि फिर मैंने बहुत हल्ला मचाया, वो करके मैं किसी तरह से निकला। लेकिन वह मतलब राहुल गांधी तक को भी उनको ये लग रहा था कि अगर ये आ जाएँगे तो शायद जो सारी वाहवाही मोदी जी लूट रहे थे, वो नहीं मिलेगी। दूसरा, एक और चीज़ सतपाल मलिक साहब का कहना था। उनका कहना था कि भई इनको श्रीनगर आना चाहिए था। जो पार्थिव शरीर थे वो श्रीनगर आना चाहिए था और श्रीनगर में ही आते तब बात थी। एक और बात इन्होंने कही, इनके और राहुल गांधी की बातचीत में, हम लोग भी गए थे पिछली बार जहाँ पे ये हादसा हुआ है, वो हमने भी देखा था। उनका कहना था कि ये जो रोड है, वहाँ पे साइड से, उस 10 किलोमीटर में साइड से बहुत सी रोड आके मिलती हैं। कहने लगा, ये एक्सरसाइज़ है, ये प्रोटोकॉल है, ये उनका स्टैंडर्ड एसओपी जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस है, कि अगर कोई आर्मी कॉन्वॉय या कुछ भी मूव करता है तो उनको सील किया जाता है, सैनिटाइज, वो बोल रहे हैं, सैनिटाइज किया जाता है। वहां पे जिप्सी या कोई गाड़ी जाके खड़ी हो जाती है, किसी को आने नहीं दिया जाता है। दूसरा, वो ये भी कह रहे थे कि ये जो गाड़ी थी, वो 10-12 दिन से घूम रही थी। ये बाद में भी पता लगा, उसको जो चलाने वाले थे वो पहले भी जेल जा चुके थे और उनका कुछ नहीं किया गया।
एक जो चीज़ वो कहते हैं और जिसपे सबको ये लगता है कि भई अ, उसपे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट वाला मामला था कि ये लोग एयरक्राफ्ट से क्यों नहीं गए, उन्होंने कहा कि 4 महीने तक गृह मंत्रालय इसको दबा के फाइल रखा रहा, दबा के रखा रहा और 4 महीने बाद गृह मंत्रालय ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि हम जहाज नहीं देंगे। जबकि उनका कहना ये था कि अगर ये मुझे पता लग गया होता तो मैं ही कहने के बाद जहाज का बंदोबस्त करना कोई ऐसी बात नहीं थी। कहना पास में भी हम लोगों ने जब स्टूडेंट्स को या टूरिस्ट कभी फँसते थे तो जहाज का बंदोबस्त हम लोग कर देते थे। दिल्ली से जहाज मिल जाते थे पैसा देके। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो नहीं मिलते। तो सीआरपीएफ को जब 4 महीने तक नहीं मिला तो सीआरपीएफ के पास रोड से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसकी जांच आज तक नहीं हुई। सतपाल मलिक जी ने जो एक बड़ी बात कही, उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि आपने अडानी को तो चिपका दिया है और उन्होंने कहा है कि वो गांव-गांव तक पहुंच गया है और फिर उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा ये तो इसी का रुपया है, ये तो आप जो कह रहे हैं इसी का रुपया है। तो इसी का रुपया आप बिल्कुल ठीक से समझते हैं वो किसकी बात कर रहे थे, किसका रुपया है और उनका भी एक मानना था कि जो ये रुपया है ये अडानी जी का नहीं, ये इसी का है। अ, एक एक चीज़ जिससे दोनों लोगों को थोड़ा दुःख दुःख तो नहीं था, दोनों लोग थोड़ा इसकी वजह से परेशान थे कि अब जो मीडिया है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाता और दिखाता ही नहीं है। जब कोई भी बात ऐसी होती है तो राहुल गांधी का कहना था जैसे लाउड स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है, अब आप वॉल्यूम बढ़ गया उसके बाद आप कुछ चीखिए चिल्लाइए आपकी आवाज ही नहीं सुनी जाएगी, वही स्थिति यहाँ पे भी है। वही सतपाल मलिक ने भी कहा कि जब मैंने ये खुलासा किया, इनका ये बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ है, तो उसके तुरंत बाद अतीक अहमद की हत्या होती है और अतीक अहमद अगले 10 दिन तक मेन मीडिया में छाए रहते हैं और इस खबर को किसी तरह से दबा दिया जाता है। कास्ट सेंसस पे भी काफी लंबी बातचीत हुई और उसके बारे में राहुल गांधी बिल्कुल संजीदा देखे, उन्होंने कहा ये होना चाहिए। अ, किसान की बात पे सतपाल मलिक से जब पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा, उन्होंने कहा इस देश में किसान को अगर आप नहीं देखेंगे तो ये सारे कॉर्पोरेट वाले आ जाएंगे, सब किसान भाग जाएंगे, किसानी खत्म हो जाएगी और जिस तरह से फौज को इन लोगों ने खत्म किया है, अग्निवीर ला के उन्होंने कहा फौज खत्म किया, उसी तरह से किसानी अब खत्म कर रहे हैं और एक इंटरवेंशन सरकार का चाहिए वो एमएसपी, उन्होंने कहा एमएसपी सारी चीजों पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन एमएसपी इसलिए होती है कि बाजार मार्केट से वो गिरे नहीं और ये उन्होंने फिर हवाला दिया नेहरू का कि नेहरू ने नागपुर कांग्रेस में ये सब बात हुई और नेहरू ने किस तरह से एमएसपी का को करके पंडित नेहरू ने इसको लागू कराया था। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो अडानी जी का स्टोरेज है, वो किस तरह से किसानों को और आम नागरिक को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है। और सतपाल मलिक साहब ने तो ये भी कहा कि इसके अगेंस्ट हल्ला बोल होना चाहिए, मतलब इसके अगेंस्ट प्रदर्शन वो होना चाहिए और नहीं तो सरकार जब चेंज होगी तभी होगा। अ, मणिपुर के बारे में वो बहुत स्पष्ट थे, ये टोटल फेल्योर है। एक और राहुल गांधी का कहना था कि एक स्टेट थी, आपने उस एक स्टेट को 2 स्टेट में कर दिया है। अब यहाँ के लोग वहां नहीं जा सकते, वहां के लोग यहाँ नहीं जा सकते। राहुल गांधी ने फिर एक स्पष्ट किया कि ये विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने कहा ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है और इसलिए ये इसको जो आरएसएस का जो विचारधारा है उसकी और गांधी की विचारधारा के बीच की लड़ाई है। अ, उनका सतपाल मलिक का एक बिल्कुल डेफिनेट मानना था कि 6 महीने की बात है, वो कहे कि मैं ये लिख के दे सकता हूं कि ये लोग हार जाएंगे, इनको कोई ये किसी भी तरह से जीतने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने एक चीज और कही कि ये क्या जरूरत थी इस नए लोकसभा की। राहुल गांधी कहे कि भाई सेंट्रल हॉल को आप लोकसभा बना देते, लोकसभा में आप राज्यसभा ले आते और जो सेंट्रल हॉल था वो एनेक्सी में चला जाता। इतना नया पैसा इतना वो, क्योंकि ये बिल्डिंग तो अभी 100 साल और रहेगी। दूसरा एक इन लोगों ने साफ-साफ कहा, बिना नाम लिए बात हो रही थी और स्पष्ट था किसके बारे में कि भाषण में कोई डेप्थ नहीं है, कुछ कंटेंट नहीं है, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है और कुछ नहीं। और इस नोट पे उन्होंने एक लंबी चौड़ी बात की और एक अच्छा ये लगा कि एक सीनियर आदमी का, जिस तरह से राहुल गांधी के साथ ये तो हरदम ही रहता है कि जितनी इज्जत देते हैं, जितने ध्यान से उनकी बात सुनते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और ये शायद अब टर्निंग पॉइंट होगा जिससे इस भाजपा सरकार की पोल पूरी तरह से खुल रही है। अब दूसरी बात, पैसा लेकर प्रश्न पूछने के दोषी सबसे ज्यादा बीजेपी के सांसद। आपको सुन के आप थोड़ा चौंकेंगे कि भाई ये क्या बात कह रहे हैं।
अभी महुआ मोइत्रा का केस चल रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसा लेके प्रश्न पूछे थे। उस उनके सपोर्ट में दर्शन हीरानंदानी जी ने भी एक 3 पेज का एफिडेविट दे दिया है। बाकी निशिकांत दुबे लगे ही हुए हैं। निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को भी भेजा, लोकपाल को भी, सब जगह कर रहे हैं। एथिक्स कमिटी को ये चला गया है। अब एथिक्स कमिटी उस पे देख रही है। लेकिन आपको याद दिला दें 2005 में भी कोबरा पोस्ट ने के पत्रकारों ने एक स्टिंग किया था। इस स्टिंग में 10 लोकसभा के सदस्य और 1 राज्यसभा के सदस्य का वीडियो सामने आया था कि उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे थे। इस कोबरा पोस्ट के इस ऑपरेशन का नाम दुर्योधन था, ऑपरेशन दुर्योधन। अनिरुद्ध बहल और सुहासिनी राज ने ये किया था। 8 महीने तक इसके ऊपर इस स्टोरी पे काम किए थे। 56 वीडियो, 70 ऑडियो टेप्स और 900 फोन कॉल हुई थी। ये आज इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी है जो आप अगर चाहिएगा तो डिटेल वहां भी मिल सकता है। और ये अनिरुद्ध बहल और सुहासिनी राज ने नॉर्थ इंडियन स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन निस्मा के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम किया था कि भाई आप हम लोगों के सवाल पूछिए और पैसा ले लीजिए। इस तरह से इन लोगों ने 60 क्वेश्चन इन लोगों को दिए थे जिसमें से जो लोकसभा राज्यसभा का जो लोग जानते हैं वहां पे एक लॉटरी टाइप होता है कि सारे क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, आप अपने क्वेश्चन देते हैं, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 25 क्वेश्चन उसमें सेलेक्ट हो गए थे। और ये बात इसमें से अच्छा ये मैं बता दूं इसमें जो 11 एमपी थे 6 बीजेपी के थे, 3 बीएसपी, 1 आरजेडी, 1 कांग्रेस, ये उसका था। जबकि कांग्रेस की सरकार थी लेकिन एमपी थे 6 बीजेपी के थे। 12 दिसंबर 2005 को आज तक ने ये चलाया इस स्टिंग ऑपरेशन को और उसी दिन पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म हो गई। लोकसभा स्पीकर ने पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म की। पवन बंसल शायद उसके चेयरमैन हुए। लेकिन उसमें जो बीजेपी के मेंबर थे विजय कुमार मेहरोत्रा साहब ने उन्होंने अपना डिसेंटिंग नोट दिया। उनका ये कहना था कि नहीं नहीं भाई देखिए ऐसा है, इसको कोर्ट में होना चाहिए, ये यहाँ पे हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि भाई 6 उनके सजाती बीजेपी के जब एमपी फंस रहे थे तो और क्या कहते, वापस जाके क्या मुंह दिखाते। ये सब 12 दिसंबर को हुआ। 23 दिसंबर तक ये रिपोर्ट आ गई। 23 दिसंबर को प्रणब मुखर्जी जो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने रेजोल्यूशन मूव किया इनको एक्सपेल करने का। लोकसभा में 10 जो लोकसभा के एमपी थे, मोशन अडॉप्ट हो गया। लेकिन बीजेपी के मेंबर्स वॉकआउट किए थे। जब जब चोरी और इसकी भी बात आती है तब भी बीजेपी के एमपी अपने अपने उन एमपीज को जिन्होंने पैसा लेके क्वेश्चन पूछा था उनको बचाने में कोई कोर्स कसर नहीं छोड़ी। अडानी जी का आज माफ कीजिएगा अडानी जी का नाम आ जाता है, अडानी जी नहीं अडवाणी जी ने उस समय ये कहा था कि भाई ये तो कैपिटल पनिशमेंट जैसा है, मतलब उनके हिसाब से इतने छोटी चीज के लिए आपने उनको निकाल देना है। लेकिन ये लोग निकाले गए। बाद में राज्यसभा के एक एमपी साहब को उनको भी एक्सपेल किया गया। फिर ये एमपीज सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में इनके एक्सपल्शन को जो सदन ने किया था उसको अपहेल्ड किया, उसको ठीक माना। 2009 में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की कोबरा पोस्ट के उन 2 रिपोर्टर्स के अगेंस्ट। उसके बाद ये लोग उस पे कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 में इस एफआईआर को क्वैश कर दिया। और अभी 10 अगस्त 2017 में जो स्पेशल कोर्ट होती है, देखिए एमपी एमएलए के लिए एक स्पेशल कोर्ट बोला जाता है, स्पेशल कोर्ट होती है। स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर किया है फॉर फ्रेमिंग चार्जेस अगेंस्ट दीज 11 एमपीज। वो चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, ट्रायल चल रहा है। अब ट्रायल कब तक आएगा ये तो देखने वाली बात है, और आएगा भी। और अगर सरकार किसकी रहेगी, क्योंकि अगर आप वॉशिंग मशीन वाली पार्टी में चले गए हैं तो आप कुछ कर लीजिए, आपको सजा भी हो जाएगी, तब भी आपको बाहर निकाल लिया जाएगा। आपका कुछ हो जाएगा, आपको मतलब आप फिर तो उसके बाद आप दूध के धुले हो जाते हैं। अब ये देख मैंने इसको इसलिए कहा कि जो अभी निशिकांत दुबे जी, महुआ मोइत्रा के और पूरी बीजेपी लगी हुई है कि किसी तरह से उनको एक्सपेल कराया जाए, वो देखने वाली बात होगी। तीसरी बात, कनाडा से टकराकर इंडिया ने आखिर क्या हासिल किया? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कनाडा और इंडिया के बीच पिछले G20 के जस्ट बाद एक 2 ढाई महीने का एक खराब वो समय रहा। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि भाई जो एक व्यक्ति की हत्या, जो जिसको हम लोग टेररिस्ट बोल रहे थे, खालिस्तानी एक्टिविस्ट बोल रहे थे, उसकी हत्या में वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया का हाथ है, इंडियन एजेंट्स का हाथ है।
और उसको लेके बहुत बवाल मचा, इधर-उधर हुआ। फिर हमने वहाँ पे वीज़ा देना बंद कर दिया, फिर हमने उनके कहा कि आप अपने दूतावास से लोगों को कम करिए, हाई कमीशन होता है क्योंकि हम लोग कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं। ये सब हमने किया। लेकिन अंत में ये भी समझ में आ गया कि अगर वीज़ा उन्होंने भी वीज़ा बंद करने लगे फिर इस वो लेकिन नुकसान तो हमारा ही होने वाला था। और दूसरा नुकसान ही सिर्फ नहीं हो रहा था, ये कनाडा जाने में बड़े आदमियों का ही ये गेम है। तो इस बड़े आदमियों की सरकार है, तो बड़े आदमी कहाँ इस चीज़ को मानते? बिना किसी उसके इंडिया फिर वापस गए, इंडिया ने कहा नहीं, नहीं अब हम रिस्टोर कर रहे हैं और मतलब जिसको कहते हैं ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? कोई रिज़ॉल्व तो हुआ नहीं, कोई ये तो हुआ नहीं कि कनाडा ने कहा हो कि नहीं, नहीं भई ये तो हम निज्जर को हम नहीं किए थे। कनाडा अभी भी वही काम क कायम है, उसकी अपनी इंक्वायरी चल रही है। कनाडा के साथ खड़े हुए सारे जो चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, ये सब उनके साथ खड़े नज़र आए। लेकिन हमने एक बिना बात के एक ऐसा देश जिससे हमारी बहुत घनिष्ठता थी, जिससे हमारे बहुत रिश्ते थे, जहाँ हमारे बहुत एनआरआईज़ हैं, जहाँ पे हमारे बहुत से लोग हैं, अप्रवासी भारतीय बहुत हैं, उससे अपने रिश्ते केवल इसलिए कि जो हमारे विदेश मंत्रालय में कुछ ऐसे अफ़सर और ऐसे सबसे उच्च पद पे बैठे हुआ नेतृत्व जो है उसकी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए हमने इस तरह का काम किया। उनको लगा था कि शायद इससे यहाँ पे वोट-वोट बढ़ने लगेंगे, लेकिन इससे कोई वोट बढ़े नहीं, बल्कि लोगों को दिक्कतें हुई। अब चलिए देर आए दुरुस्त आए, कम से कम कुछ चीज़ों को स वापस सँभालने की बात कोशिश की गई है। देखिए आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।